कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्लास 1 FM CA इंटर 1। एफएम का एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उनमें से एक है ये। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? नाम से क्लियर है, बैलेंस शीट के अंदर कितना पैसा, बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें कितना पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का हो, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना रिजर्वेंट सरप्लस और कितना ये डेट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवेंचर वगैरह, ये इनका एक बैलेंस है, इनका आपस में रेशो ही क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने कर्जे हों, कितना पैसा इक्विटी का, प्रेफरेंस का, इस चीज को क्या बोलते हैं? इनके आपस के रेशो को कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना हो, कितना पैसा, कर्जों का कितना। अब कुछ फर्म में तो लीवर्ड फर्म होती हैं। लीवर्ड फर्म का मतलब फर्म मीन्स कंपनी। लीवर्ड फर्म वो जिसमें क्या होते हैं? हैविंग डेट, हैविंग डेट कर्जे होते हैं। कुछ फर्म में क्या होती हैं? अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म में क्या होते हैं? नो डेट। वैसे एक अप्रोच कहती है एक लिमिट तक कर्जे लेना अच्छा है, क्योंकि कर्जों पे क्या होता है? टैक्स की सेविंग। कर्जों का ब्याज तो पड़ता है, लेकिन वो ब्याज किस में से कटता है? प्रॉफिट को कम कर देता है, लेकिन उससे टैक्स भी तो बचता है। टैक्स की सेविंग होने से वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है? इंप्रूव। वी क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है? इंप्रूव। बाय डेट क्या होती है? इंप्रूव होती है। वैल्यू ऑफ फर्म हमारी इंप्रूव्ड होती है कर्जे होने से एक लिमिट तक। लेकिन एक लिमिट के बाद कर्जे बढ़ते गए तो उल्टी गलती शुरू हो जाती है। पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक लिमिट के बाद कर्जे बढ़ते जाने से हमारे क्या है? रिस्क बढ़ जाते हैं। रिस्क बढ़ने से जो इक्विटी की केई है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी ज़्यादा डाउन हो जाती है, उससे मतलब नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक लिमिट तक कर्जे लेना अच्छा है, लेकिन एक लिमिट के पॉइंट के बाद उसके बाद कर्जों में रिस्क बढ़ना। देखो एक कंपनी कर्जा ले, थोड़ा लेती है अच्छी बात, थोड़ा और लेती है, और ज़्यादा कर्जा लेंगे तो लोगों को क्या लगता है? खतरा इंसॉल्वेंसी वगैरह का, कल को थोड़ी ही प्रॉफिट कमाए, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, जिससे क्या होने के चांस हैं? नुकसान, वैल्यू ऑफ फर्म गिरने के चांस रहते हैं। तो एक लिमिट तक कर्जे लेना अच्छा है। लीवरेज में टैक्स बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू टैक्स बेनिफिट। ड्यू टू टैक्स बेनिफिट इसका क्या इफेक्ट होता है? डेट प्रूव्स फेवरेबल फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म के लिए वैल्यू ऑफ फर्म अच्छी होती है एक लिमिट तक। क्लियर? वैसे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस भी हो सकता है डेट के साथ, इक्विटी के साथ, लेकिन अक्सर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। याद होगा आपको, मैं आपको क्या बता चुका हूं? वैल्यू ऑफ फर्म। वो क्वेश्चन आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दोबारा पढ़ लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 3-4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। वैल्यू ऑफ फर्म वी क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि एस, प्लस वैल्यू ऑफ डेट यानी कि बी। तो यानी v इज इक्वल टू क्या है? एस प्लस बी। एस क्या था बताया था मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में? क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये रिवाइज कराना आप। वैल्यू ऑफ इक्विटी एस क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई। केई से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड कर दो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई से। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी एस प्लस वैल्यू ऑफ बोरिंग बी इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने बताया था कि शुरू में डेट मान लो आज वैल्यू ऑफ फर्म अपनी 50 है, 50 है वैल्यू ऑफ फर्म। एक लिमिट तक कर्जे बढ़ने से मान लो बोरिंग डेट बढ़े 10 तो एस गिरेगी, बोरिंग बढ़ेगी। बोरिंग बढ़ने से प्रॉफिट फॉर इक्विटी कम हो जाएंगे ना। जब कर्जे बढ़ेंगे ब्याज पड़ेगा, ब्याज पड़ने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कम होने से डिवाइडेड बाय के करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगा, पर उतना नहीं गिरेगा। एस देखोगे आप 7 गिरा, मान लो
नेट बेनिफिट होता है कर्जों का। कितना बेनिफिट? लगभग डेट इनटू टैक्स की रेट, ये नेट बेनिफिट लगभग आइडिया है, ये नेट बेनिफिट होता है। जो कर्जे होते हैं ना, कर्जों से कर्जे आने से पैसा आ गया, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरेगी। क्यों गिरेगी? कर्जे बढ़ने से ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या होएगा? डाउन। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डाउन होने से, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डाउन होने से वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी, पर उतनी नहीं। कर्जे अगर 10 के जुड़े ना, कर्जे 10 के बढ़े तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शायद 7 घटे, तो रिजल्ट क्या होगा? इससे फेवरेबल होता है। कर्जे घटने से क्या होता है? मान लो कर्जे घटेंगे, कर्जे घटे 5, कर्जे 5 घटने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या होएगा? ज्यादा होने से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ेगा तो आप देखोगे थोड़ा कम बढ़ेगा। हमें क्या होता है? कर्जे 5 गिरे, इक्विटी 2 बढ़ा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? नुकसान ही होता है। कर्जे होना एक लिमिट तक फायदा देता है, उस लिमिट के बाद कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ फर्म गिरनी शुरू हो जाती है। जानते हो उसकी वजह क्या है? जैसे जैसे कर्जे बढ़ेंगे, देखो जैसे डेट पहले 0 थे, 5 बढ़ते जा रहे हैं, शुरू तो अच्छा है 35 50, कर्जे बढ़ते जा, धीरे धीरे कई क्या है बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़नी शुरू, मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ पे और बढ़नी शुरू होगी 15, 18, 20। जब कई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई बेस में आती है, बेस बड़ा हो जाएगा, कई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बड़ी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी? डाउन। वैल्यू ऑफ इक्विटी डाउन होने के पीछे खतरा बढ़ना है। एक लिमिट से ज़्यादा कर्जे होने पे लोगों को डर सताता है कि ये तो कर्जों वाली, बहुत कर्जों वाली फर्म होगी, थोड़ा भी प्रॉफिट कम हुआ 1 साल बर्बाद। जिन लोगों ने कर्जे नहीं लिए होते ना, वो जल्दी बर्बाद भी नहीं होते। कर्जे वाले आबाद भी बहुत होते हैं, क्योंकि कर्जे से कमाई करते हैं बहुत, ब्याज पड़ता है, थोड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट डाउन हुआ, बर्बाद भी कर्जे वाले होते हैं। क्यों? ब्याज तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो लॉस के केस में। तो इसलिए लोगों को लगता है कि लिमिट तक तो कर्जा अच्छा है, उसके बाद क्या देना शुरू कर देता है? ये उल्टा नुकसान देना शुरू हो जाता है। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद करो, ये चीज़ें मैंने वहीं पढ़ा दी थी कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, बोरिंग, ये तो गिवन होगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो कैसे आ जाएगी? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई। अगर मैं कहूं केई निकाल दो तो केई भी तो यहां से आ जाएगी। क्या एस दे रखा है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी दे रखा है, तो क्या आ जाएगी? केई। यहीं से केई भी आ सकती है, यहां से केई भी आ सकती। कैसे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी एस, वो तो केई भी आ सकती है। समझ आया? ये तो अपन किया था। आप मुझे बताओ कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है। मैंने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, कैपिटल स्ट्रक्चर वो अच्छा है जिससे वैल्यू ऑफ फर्म क्या आए? मैक्सिमम। अर्निंग पर शेयर क्या आए? मैक्सिमम। केओ या WAC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मिनिमम। वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होता है जिसमें कॉस्ट कम पड़े हमें, वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? ज़्यादा, अर्निंग पर शेयर इक्विटी की ज़्यादा, इक्विटी तो असली मालिक हैं, उनके लिए बचत ज़्यादा हो, वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है। वैसे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस, इक्विटी, डिवेंचर तीनों हो सकते हैं, पर हमारी जो थ्योरी है ना, ज़्यादातर पिछले चैप्टर से पढ़नी शुरू की हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वैल्यू ऑफ फर्म दो ही चीज़ों को स्टडी करता है, प्रेफरेंस को साइलेंट करके, डेट और इक्विटी का आपस में क्या करता है? इंटरेक्शन। डेट इतने हो तो इक्विटी कितने, ऐसे दो ही चीज़ों का इंटरेक्शन। वैसे आपको याद होगा जब अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको एक WACC बताई थी जिसको क्यों बोलते हैं? डेट केडी, डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KP प्रेफरेंस अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। अब ये तो चीज देता नहीं हमें,
तो अपना WACC क्या बन जाता है फिर, हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ डेट अपॉन में डेट वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू, यही बन जाता है। KO कह लो या WACC ये, और KO ऐसे भी निकलता है PBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। पिछले चैप्टर में बताया था KO टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी दोनों के लिए, दोनों V क्या है, S और V, दोनों के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है, इक्विटी के लिए और डिवेंचर के लिए PBIT अवेलेबल होता है। तो PBIT को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा KO, या वैल्यू ऑफ फर्म निकालना आपने, वैल्यू ऑफ फर्म। अगर V निकालना है तो क्या कर लो, PBIT अपॉन में क्या कर लो, KO WACC कर दो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म वैसे क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ बोरिंग, ये तो गिवन ही होता है कर्जे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, S प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय KE। वैसे वैल्यू ऑफ फर्म इन दोनों के टोटल से आता है, पर ऐसे भी आ सकता है PBIT अपॉन में KO, या KO निकालना है तो क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, PBIT दोनों के लिए अवेलेबल है, डेट और इक्विटी के लिए V से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा KO। यानी KO निकालना हो, KD पता हो डेट ब्याज की रेट, इनटू पता होने चाहिए डेट अपॉन में टोटल वैल्यू। कई बार ये परसेंटेज में दे देता है, मान लो कहता है कर्जे हमारे 70% है, इक्विटी हमारा टोटल का 30% है, एक होगा ना टोटल, ये 70% का मतलब 70/100 ही होता है 0.7, और 30% का मतलब 30/100 ही होता है, यानी 0.30 होता है। करते थे ना आपा, याद करने की जरूरत है। ये लो कि आपा FM में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये सारी बातें करते थे, वो सारी बातें एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। यहाँ वो सारी बातें दोबारा होनी है। क्या, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, S प्लस B गिवन होता है तो S आ जाता है अगर V पता है तो। और अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी कोई पूछे निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी को किससे डिवाइड कर दो, KE से, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय KE, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, है ना, ऐसे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और अगर मैं KO निकालने का दूसरा कंसेप्ट लगाऊं, KO कैसे निकल जाता है, KO दो चीज़ों का टोटल है, इक्विटी प्लस कर्जों का, डेट का, तो V, और दोनों के लिए कौन से प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं, डेट और इक्विटी के लिए PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म V, तो क्या आ जाएगा KO। KO किसका दूसरा नाम है, WACC, किया था ना अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में वैल्यू। होता तो प्रेफरेंस भी है, लेकिन पेपर में क्या है, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन स्टडी करता है, डेट का और इक्विटी का, इसलिए प्रेफरेंस साइलेंट कर देता है। भाई डेट बढ़ेंगे तो इक्विटी पे क्या असर होगा, इक्विटी की वैल्यू पे, तो दोनों का। और जैसे एक लिमिट तक तो कर्जे अच्छे हैं, मैंने बताया क्यों, टैक्स की सेविंग होती है ब्याज के ऊपर, कर्जे लेने से जो अपनी बोरिंग बढ़ती है उससे इक्विटी गिरती है, कम गिरती है, ध्यान रखना। अगर आज हमारे डेट 50 हैं, हमने कर्जे लिए 5 के, तो इक्विटी गिरेगी शायद 2 या 3 की, कम, तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या असर होगा, पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, इंप्रूव। एक लिमिट तक कर्जे लेना अच्छा है, एक लिमिट के बाद क्योंकि KE बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप हो जाती है, इस वजह से क्या है, रिस्क बढ़ने की वजह से वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है, KO डाउन शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक लिमिट तक कर्जे लेना बुरा नहीं है, कर्जे लेना अच्छा ही होता है ड्यू टू टैक्स सेविंग। कर्जे टैक्स ना भी हो तो भी ओवरऑल इफेक्ट देखोगे ना अच्छा ही आएगा। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी, फॉर्मूले याद रख लोगे, मैंने रिवाइज करा दिए, पहले ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपने पास फॉर्मूले थे। क्लियर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना डिबेंचर, वैसे स्टडी इक्विटी और डिबेंचर की जाती है, भी कौन सा बेटर है। प्रेफरेंस होते हैं पर ज़्यादातर स्टडी करते वक्त दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना। चलो,
तो कैपिटल स्ट्रक्चर नोट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? सिर्फ इक्विटी शेयर वाला, इक्विटी और प्रेफरेंस वाला, इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर वाला भी पैटर्न हो सकता है। पर कैपिटल स्ट्रक्चर वो अच्छा है जिसमें केओ क्या है, केओ कम आए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC या केओ कम। केओ दूसरा तरीका क्या है केओ निकालने का? PBIT अपॉन में वी निकालने का फॉर्मूला है PBIT अपॉन केओ। केओ ऐसे भी निकल जाता है KD इंटू डेट अपॉन में वैल्यू प्लस के इंटू इक्विटी अपॉन में वैल्यू। तो आप देखो कैपिटल स्ट्रक्चर वो अच्छा है जिसमें केओ मिनिमम रहे, वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहे ज़्यादा, और अर्निंग पर शेयर क्या आएगा उससे मैक्सिमम। देखो सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला देख लो ध्यान से, V इज इक्वल टू PBIT अपॉन केओ। केओ कम होगा तो V अपने आप ज़्यादा नहीं आ जाएगा क्या? और केओ ज़्यादा हुआ तो V ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। ये तो है ही है, नेचुरल है, फॉर्मूला ही दिखा रहा है कि जब केओ ज़्यादा होगा तो अच्छी बात नहीं है, वैल्यू फर्म कम आएगी। केओ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती, यही बात थी। तो ये बता रहा है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आए, वैल्यू फर्म ज़्यादा आए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या टॉपिक है, ये आया था उसमें भी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स कर्जों पे काम करना, लीवरेज। और इक्विटी कर्जों पे काम करने से क्या होता है? इक्विटी का मतलब यहाँ कर्ज है, इक्विटी कैपिटल नहीं। कर्जों पे काम लेने का अच्छा ही असर होता है, हमारी वैल्यू फर्म अर्निंग पर शेयर अक्सर क्या है? बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन से चेक करते हैं, नोट्स में क्वेश्चन लगा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जों का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। देखो क्या इफेक्ट है, कह रहा है इलस्ट्रेशन 1 कर्जों के इफेक्ट की बात करता है। इलस्ट्रेशन 1 क्या इंफॉर्मेशन देता है? कह रहा है कि 50,000 इक्विटी शेयर हैं कंपनी में, कितने रुपए वाले? 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, ठीक है। कंपनी वॉन्ट्स टू रेज 1,25,000 रुपी टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। अच्छा, कंपनी के 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, 5 लाख के। कंपनी सोच रही है कि 1,25,000 रुपये का इंतजाम कर ले। 3 ऑल्टरनेटिव सामने हैं, 12,500 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपये वाले, और 1,25,000 का कर्जा ले ले 8% पे, और 1,250 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले 8% डिविडेंड वाले इशू कर दे। 3 ऑप्शन है और पैसा चाहिए। PBIT कितना है? 1,56,250। अगर कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पूछो और आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, यानी और पैसा लगाने के बाद आप कितना कमा पाओगे? 1,56,250। टैक्स की रेट 50% है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तीनों ऑप्शन देख लो। आपकी PBIT क्या है? आपकी PBIT 1,56,250 है, 1,56,250, 1,56,250 PBIT। 3 ऑप्शन सामने। प्रेजेंट में क्या पोजीशन है? प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पड़ा है? बोलो, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या पड़ा है? प्रेजेंट वाले में कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने रुपए वाले? 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले। कंपनी चाहती है 1,25,000 के क्या कर दे? इशू। 3 ऑप्शन, 12,500 शेयर इशू कर दे। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अलग अलग ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या है? 12,500 शेयर इशू कर दे 10 रुपए वाले, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है 8% क्या ले ले? कर्ज ले ले, 8% डेट। कितने का? 1,25,000 का। तीसरा ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 1,250 शेयर्स प्रेफरेंस इशूड एट द रेट कितने वाले? 100 रुपये वाले, 8% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। चलो, वैसे एक बात है, ये भी 8%, ये भी 8%, ये तो बेकार वैसे ही है, क्योंकि इस पे तो 8% कौन से प्रॉफिट में से देना है? आफ्टर टैक्स में से, और ये देना है बिफोर टैक्स। इस पे तो टैक्स की बचत होगी, इसमें तो कोई टैक्स की बचत नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है। पता है ऐसा करते हैं, कौन सा बेस्ट है? जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए,
या वैल्यू फर्म क्या है ज़्यादा है, या क्या कहो अर्निंग पर शेयर क्या है ज़्यादा। फिलहाल मैं अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट देखता हूँ। चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या आज कोई कर्ज है कंपनी पे? कर्जा है? इस ऑप्शन में तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इस ऑप्शन में कर्जा आएगा। इस ऑप्शन में सेकंड वाले में क्या आएगा? अभी आपने 1.25 लाख का लोन लिया जिस पे 8% ब्याज, कितना बढ़ेगा? 1.25 लाख का 8% कितना? 10। तो यहाँ क्या कम कर दो? 10,000 कम कर दो। तो ये कितना आ गया? 1,56,250, ये आ गया 1,46,250, ये 1,56,250। इसमें से क्या कम कर दो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कम कर दो। कितने % टैक्स है? टैक्स कम करना 78,125, 73,125। चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 78,125 और 73,125 और 78,125 PAT। इसको आप देखो, प्रेफरेंस का डिविडेंड कम करना। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस का डिविडेंड यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, उस ऑप्शन थर्ड में आएगा। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितने रुपए? 1.25 लाख का, 1.25 लाख का कितने %? 8%। कितना हो गया? 10,000। 10,000 पे कम कर दो। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना आ गया? 78,125, 73,125, 68,125। अब ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, इसको भी, तो क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर आएगा। तो बोलो कितना कितना अर्निंग पर शेयर। इसमें कितने शेयर? पहले कितने शेयर आपके? 50,000 शेयर पहले हैं। इस ऑप्शन में 12,500 और इशू कर दिए, 62। इसमें 50,000 ही हैं क्योंकि कर्जे लिए हैं, इसमें 50 ही हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो आप देखो कितने रुपए अर्निंग पर शेयर आ गया इसमें। 62,500 से डिवाइड करो पर शेयर, पर शेयर। रैंकिंग दूं सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? अगर मैं रैंकिंग दूं सबसे अच्छा ऑप्शन कर्जे वाला है। सेकंड कौन से वाला है? प्रेफरेंस वाला। इक्विटी इशू करने से तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, सबसे कम अर्निंग बच रही है और इक्विटी शेयर बांटने वाले ज़्यादा हो गए ना। बांटने वाले ज़्यादा होने से क्या अर्निंग पर शेयर बहुत डाउन हो रही है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? कर्जों पे काम करना सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो ये बता रहा है देखो, कर्जा लेना बुरा नहीं होता, हमेशा कर्जे लेने का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि टैक्स की बचत बहुत ज़्यादा है कर्जे से, टैक्स बेनिफिट की वजह से डेट का ऑप्शन अच्छा रहता है। सही है, बोलो। और जो ये मैंने बातें बताई, ये आप देखो ICA की बुक में आना है ना, पेज नंबर 5.6। वैल्यू फर्म क्या होता है? S+B कह लो या S+D कह लो, एक ही बात है। डेट कह लो या बोरिंग कह लो। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय KE होता है ना, तो आप वो निकालते हैं। ओवरऑल कैपिटल ओवरऑल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? बताया था मैंने। PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को किससे डिवाइड कर दो? वैल्यू ऑफ फर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इसमें इलस्ट्रेशन 1 ICA वाली बुक का। क्या पढ़ो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपने नोट्स में 1B के नाम से डाल देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 1, रूपा लिमिटेड का PBIT 5 लाख रुपए का है। PBIT बताना, मैं यहां क्वेश्चन ही लिख देता हूं। PBIT कितना है? 5 लाख का PBIT है रूपा लिमिटेड का, और कंपनी पे 10% डिवेंचर है। 10% डिवेंचर है कितने रुपए के? 20 लाख के डिवेंचर हैं, ठीक है। और KE कितनी है कंपनी की? 16% KE है।
तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, ये बताना है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए, मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया यहाँ सारा। क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है और वैल्यू ऑफ फर्म, फॉर्मूले बता दो फिर अपन कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो वी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि एस, और वैल्यू ऑफ डेट इसे लोग डी लिख लो या बोरिंग बी लिख लो, एक ही बात है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, बोलो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस, प्रॉफिट फॉर इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय क्या, के। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे निकलता है ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के, यही होता है ना वैल्यू ऑफ इक्विटी, यस एस। तो आप बताओ ना प्रॉफिट कितने पीबीआईटी हैं आपके पीबीआईटी हैं 5 लाख, प्रॉफिट फॉर इक्विटी पे जाना है तो पहले इसमें से क्या कम कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितने के कर्जे हैं, 20 लाख, 20 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आ गया, 2 लाख। तो यहां पे प्रॉफिट टैक्स है क्या कंपनी पे ना, बस प्रॉफिट फॉर इक्विटी यही आ गया ना, टैक्स सेविंग है नहीं, प्रेफरेंस है नहीं, तो कितना आ गया 3। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि अगर इसमें एस निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी 3 लाख को किससे डिवाइड कर दो, के से, के कितनी है 16%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया बोलो, 18,75,000 क्या आ गया अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वी कितना आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1875 प्लस वैल्यू ऑफ डेट कितना है, वैल्यू ऑफ डेट है 20 लाख, तो वी कितना आ गया 38,75,000 आ गया। वैसे क्यों निकालना हो तो क्यों कैसे निकलता है बोलो, क्यों निकलता है पीबीआईटी अपॉन में वी। पीबीआईटी कितना है बोलो, पीबीआईटी 5 लाख रुपए का दे रखा है और वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई 38,75,000, इंटू 100 करो या ना करो हमें पता है ये आ जाएगा 5 लाख अपॉन में 38,75,000, तो कितना आ गया ये 12.90%। किसी को भी डाउट, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना था निकाल दिया, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था निकाल दिया, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी बोलो। या इसको इस तरह से भी निकाल लो, WACC किसका दूसरा नाम है, KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। KD कितना अपना इस क्वेश्चन में, KD 10%, ठीक। डेट कितने अपने, डेट बोलो 20 लाख, टोटल कितना है ये, इसको 10 लिख लो या 0.10 लिख लो, एक ही बात है। ये टोटल कितना है 38.75 लाख प्लस KE कितना है बोलो 16%, इक्विटी कितना, इक्विटी 78.75 लाख बटा में 38.75 लाख। तो आप देखोगे KO या WACC इससे भी वही आएगा 12.90%, सही है ना, करते थे ना आप ये WACC बोलो, वही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म का पता लगा इस तरह से। मतलब इंटरेस्ट जो होता है ना वो आपको क्या है बेनिफिट देता है, और मतलब टैक्स हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, ये चीज़ रहती है नॉर्मली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त ये चीज़ आपको हेल्प करती है। ओके, तो चलो कैपिटल स्ट्रक्चर की अलग अलग थ्योरीज हैं 1B के बाद। ये थ्योरी है, एक तो थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच वो कहती है, अपने नोट्स में देखो, नेट इनकम अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे होने से
क्या वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है? कर्जे होने से क्या है, थोड़े लिमिट तक फायदा, उसके बाद क्या होता है, डाउन, फायदा होता है। लेकिन ये रेलिवेंट थ्योरी है। रेलिवेंट थ्योरी कहती है फर्क पड़ता है, लेकिन एक थ्योरी होती है इररेलिवेंट थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलियानी मिलर, एक MM, मोदी गिलियानी मिलर, नाम से क्लियर है हमारे, नाम मोदी गिलियानी हो, मोदी तो है, गिलियानी नहीं, मोदी गिलियानी मिलर। ये अप्रोच हमारे इंडिया की नहीं है, फॉरेन के बनाए मेथड ही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो चलो, मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दो अप्रोचेज ऐसी हैं, वो कह रही है कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे होने से फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, यानी वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, लगभग उतनी ही रहती है। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद एक दिन मोदी गिलियानी मिलर सोए थे, उनको ध्यान आया कि नहीं यार, कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे होने से फर्क पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्म अच्छी होती है ड्यू टू टैक्स सेविंग। आज तक वो कह रहे थे देयर इज नो टैक्स ऑन द फर्म, फर्म पे टैक्स नहीं लगता। कुछ साल बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अप्रोच गलत है हमारी ही। उन्होंने क्या कहा कि भाई टैक्स लगता है, तो टैक्स लगने से तो बेनिफिट बहुत होगा कर्जों का। तो उन्होंने थोड़ी सी अप्रोच को अपना सुधारा। पहले मोदी गिलियानी मिलर कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, कर्जे बढ़ने से इक्विटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म उतनी रहती है। फिलहाल नेट इनकम अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ये अप्रोच क्या है, रेलिवेंट थ्योरी है। ये कहती है फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, अलग आने से वैल्यू ऑफ फर्म बदलती है, क्यों बदलती है, ये कह रहा है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, शॉर्ट में इसे लोग NI अप्रोच भी कह देते हैं। NI अप्रोच देखो क्या कहती है ये अप्रोच, मिस्टर डुरंड नाम के आदमी ने दी थी। मिस्टर डुरंड ने ये कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वैल्यू ऑफ फर्म पे असर डालता है। जैसे जैसे कर्जे बढ़ते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म चेंज होते हैं। जितने कर्जे ज़्यादा होंगे उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो अच्छी बात बता रहे ना कि लिमिट तक कर्जे बढ़ने से वैल्यू ऑफ फर्म पे अच्छा असर होता है, वैल्यू ऑफ फर्म इंप्रूव होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन होती है। और कर्जे घटने का नेगेटिव इफेक्ट, कर्जे चुकाओगे ना, कर्जे पे करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्या नेगेटिव होगा, जितने कर्जे घटेंगे उतनी वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म डाउन, और केओ क्या होगी, ज़्यादा। ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनका ये कहना है। तो कर्जे लेना एक लिमिट तक अच्छा है, पर इस अप्रोच की सबसे बड़ी नेगेटिव अजम्पशन, ये अप्रोच मानती है कि टैक्स लगता ही नहीं किसी भी कंपनी पे। वैसे टैक्स का इफेक्ट लेते तो और अच्छा होता रिजल्ट, पर ये कहते हैं टैक्स नहीं लगता, और कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या होती है, कम। भाई ये मानता है कि कर्जों में रिस्क कम होता है दुनिया का, दुनिया कर्जों में लगाती है क्योंकि उनको रिस्क डूबने का नहीं है, तो हमेशा केडी केई से कम होगी ना प्रैक्टिकली। अगर रिस्क भी लें और ब्याज भी कम ले, कौन मूर्ख है। केडी हमेशा क्या होगी, इक्विटी से कम। इक्विटी में खतरा होता है रिस्क डूबने का, इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ज़्यादा। तो कहता है केडी हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी से क्या होती है, कम। और कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे लेने से सामने वाले इन्वेस्टर के दिमाग पे असर नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसे ना कर्जा ले लिया कर्जा ले लिया कर्जा ले लिया रोते रहते हैं, मतलब कर्जा लेना बहुत ही बुरी बात मानते हैं। उन लोगों के लिए तो कर्जा लेना बहुत नेगेटिविटी है, रिस्क परसेप्शन उनका बदल जाता है कि अच्छा इस फर्म ने कर्जा ले लिया, ना ना फर्म बेकार है। ऐसे लोग नहीं हैं सोसाइटी में कि जिनका रिस्क परसेप्शन बदल जाता हो बिना सोचे समझे। तो ये कह रहे हैं NI अप्रोच क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे लेना अच्छा है, क्यों गिरेगी, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। वैसे वी कैसे निकलता है अभी बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ बोरिंग और वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि बी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा बता रहा है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहा है, देखना अभी किया था ना अपन ने लगभग ऐसा ही। क्या कह रहा है, कंपनी की PBIT 2 लाख है, फर्म के डेट कितने हैं 10% है, 10 लाख के ही 12.5% है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, वैल्यू ऑफ फर्म क्या है देखना, इलस्ट्रेशन 2 सिचुएशन करके दिखाएगा। NI अप्रोच जिसका फुल फॉर्म क्या है,
नेट इनकम अप्रोच, जो रेलिवेंट थ्योरी है। रेलिवेंट मीन्स कहता है मैटर करता है, कर्जे मैटर करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म से, कर्जों का लिंक है। फिलहाल पीबीआईटी कितना बताना, पीबीआईटी 2 लाख है। ओके, डेट कितने हैं, 10% डेट, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 12.5%। चलो आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बोरिंग लिख लो या डी डेट लिख लो, करो सॉल्व। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के। करो मुझे एस कितना है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अगर ये प्रॉफिट 2 लाख है, डिवेंचर का ब्याज कितना जाता है बोलो, 1 लाख, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी 1 लाख बचे, डिवाइडेड बाय के 12.5%, तो बताना वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 8 लाख। और डेट कितने है, बोरिंग कितनी है, पेपर में दे रखी है 10 लाख, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई, 18। क्यों बताना, क्यों क्या होती है, पीबीआईटी अपॉन में वी इंटू 100 करो चाहे ना करो। पीबीआईटी कितना है 2 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 18 लाख, करो कितने परसेंट, इंटू 100 कर लो, 11.11%। सही है ये पीबीआईटी अपॉन वी इजकल टू क्यों। अब कह रहा है कि मैं सपोज करके देखता हूं, कहता है फर्म अगर 4 लाख के कर्जे और लेना चाहे, सिचुएशन 1, डेट कितना, पहले 10% है, डेट कितना है 10, 4 कर्जे और लेगी तो क्या असर होएगा, देखें वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, बोलो वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने हैं 2 लाख और कर्जों का ब्याज 14 लाख का 10% 140 डिवाइडेड बाय के कितनी है 12.5%, तो एस कितना आ जाएगा 480। एस गिरा देख लो, एस गिरा, पहले एस कितना आ रहा था 8, अब आ गया 480, लेकिन डेट यानी बोरिंग तो बढ़ गया, बोरिंग बढ़ के क्या हो गया 14 लाख का हो गया, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई 1880। और क्यों निकाल लो, पीबीआईटी अपॉन में वी, पीबीआईटी कितना हो गया, वी कितना हो गया 1880, तो क्यों कितना आ गया, पहले से बुरा ही है, पहले से वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गया, अच्छा हो गया, पहले से कर्जे लेने से अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गया, कर्जे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, वी 18 से बढ़ के 1880 होगी, पॉजिटिव बात है ना, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया। क्यों 11 से घट के 10.64, अच्छा हुआ कर्जे लेने से। लेकिन तब क्या होता, अगर कर्जे हम पे कर देते 4 लाख के, तो डेट कितना हो जाता, सेकंड सिचुएशन में डेट कितना हो जाता, डेट 10% डेट, 10 लाख में से 4 चुका देते तो कर्जे कितने हो जाते 6, इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाता, 2 लाख में से 60,000 कम कर दो और 12.5% से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया 11,20,000, और बोरिंग तो सारी 6 लाख रहेगी, तो अपनी वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ गई 17,20,000। क्यों निकाल लो, क्यों पीबीआईटी अपॉन में वी, पीबीआईटी 2 लाख और वी 17,20,000 इंटू 100 लिखो चाहे ना लिखो, क्यों कितना आ गया 18 से घट के 17,20, क्यों 11.11 से बढ़ के 11.62। तो आपने देखा कि कर्जे चुकाने से क्या फेस करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, अच्छा इफेक्ट नहीं होता कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या वैल्यू ऑफ फर्म पे कर्जे चुकाने का। क्योंकि कर्जे चुकाने से क्या हुआ, कर्जे घट गए, कर्जे घटने से ब्याज घटेगा और वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, पर उतनी नहीं बढ़ी। वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले 8 थी, अब कितनी आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी 11-20, 8 से 11-20 3-20 बढ़ी, और कर्जे घटे कितने 4, कर्जे घट के 4 लाख के, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ी कितनी 3-20। इसका इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ। वैसे टैक्स सेविंग हो ना, तो
तो कर्जों का फ़ायदा और ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उनका ब्याज जो लगता है उस पर टैक्स की सेविंग होती है, तो फ़ायदा होता है। क्लियर? वैसे इसी के आगे देखना, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 के आगे ही एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, वही बात करती है नेट इनकम अप्रोच वाली। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हाईलाइट करती है? वही बात कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कौन सा है, जिसमें वी ज़्यादा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम और कर्जे बढ़ने से ऐसा होने वाला है। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप 2A नाम दे देंगे नोट्स में, ICI का 2A नाम दे देंगे, ICI का 2 क्वेश्चन है, कल दे देंगे बदल के नोट्स। चलो क्या कहता है क्वेश्चन, पेज नंबर 5.8 में, इंदिरा लिमिटेड का PBIT लाख रुपए का है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो इंदिरा लिमिटेड का PBIT कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का PBIT है, ठीक है। और क्या कह रहा है? कहता है कंपनी डेट भी और इक्विटी दोनों यूज करती है। 10% वाले डिवेंचर कितने के हैं? 10% वाले डिवेंचर हैं 5 लाख रुपए के, ओके। और यहां कह रहा है फर्म की इक्विटी की रेट क्या है? 15%, ठीक। आपको कहता है वी और केओ निकाल दो, निकाल दोगे? वही नेट इनकम अप्रोच ही है, तो वी केओ। अगर इसमें सिचुएशन देख के सोचे कि चलेगा तो क्या होगा? कर्जे बढ़ने से अच्छा ही होगा, ये तो कोई खास बात नहीं, कर ही लोगे। कैलकुलेटर भी करके बता दो मेरे को। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना, PBIT लाख माइनस 50,000, 50,000 बटा में 15%, 50,000 को 15% से डिवाइड करो, 333,333, तो कर्जे 5 लाख के हैं, तो वैल्यू फर्म क्या आ गया? 8,33,333। क्यों निकालना है? क्यों कैसे आएगा? PBIT अपॉन में V, 1 लाख बटा में 8,33,333 कर लो, क्या आ जाएगा? 12% क्यों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है, पढ़ो। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कहता है? आपको क्या दे रखा है यहां पे? ऑप्शन 1 KD कितना है? 11%, ऐसा है, KD 11% है। अगले ऑप्शन में KE कितना दे रहा है? KE 13% दे रहा है। और मुझे कह रहा है ये क्या चीज है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। मतलब ये कहना चाहता है टोटल में डेट कितने हैं? है ही नहीं डेट, यानी सारा का सारा क्या है? इक्विटी, यानी ये डेट है ही नहीं, तो इक्विटी कितना है? इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये कितना है? सारा इक्विटी है 100%। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में KD कितना दे रहा है? KD दे रहा है 11%, KE कितना दे रहा है? 13%। कर्जे कितने हैं? 0.1 कह लो या 10% कह लो, एक ही बात होता है। इसको 0.9 कह लो या 90% कह लो, एक ही बात है। थर्ड ऑप्शन, KD कितना दे रहा है? 1-2 लिख देता हूं, 11.6%। KE कितना है? 14। जैसे जैसे कर्जे बढ़ते जाएंगे, डेट बढ़ते जाएंगे, KE भी बढ़ेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ता है, KE बढ़ेगा। तो हमें क्या कह रहे हैं यहां पे? कर्जे कितने हो गए? 0.2, मतलब 20%, तो इसका मतलब ये 0.8, 80% इक्विटी। ये सब देता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। हमें कह रहा है इन चीजों को माइंड में रखते हुए आपको क्या करना है? कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? ऐसा है, बेस्ट ऑप्शन तो इसमें यही है। मुझे प्रॉफिट तो पता नहीं, मैं तो इसमें KO ही निकाल सकता हूं। KO का फॉर्मूला क्या होता है? KO का एक तो होता है PBIT अपॉन में V, होता है ना ये तो मैं कहां से लगाऊं? PBIT है ही नहीं, V है ही नहीं। लेकिन एक और फॉर्मूला भी होता है KO का, क्या? KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ऑप्शन वन में आ जाओ, KO निकालो। KD कितना है? KD है 11%, डेट कितने हैं? 0%, है ही नहीं ना डेट पहले वाले में। इक्विटी कितना है? 13%।
इक्विटी कितने हैं 100% कह लो या 1 कह लो, एक ही बात है, इसका मतलब 100% ही तो होता है, या 1 कह लो एक ही बात है। तो कितना आ गया ये 13%, एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में करो बात, क्या आ जाएगा KO इजिकल टू, ऑप्शन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, KD कितना है बोलो, KD 11%, कितने इक्विटी डेट 10%, 0.1 कह लो या 10 कह लो, KE कितना है 13%, ये वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की 13%। इक्विटी कितने हैं यहाँ पे 90% कह लो या 0.9 कह लो, कितना आ गया, थर्ड ऑप्शन बना लो, थर्ड ऑप्शन बनाओ, कितना, ये वाला थर्ड वाला, ये वाला ऑप्शन है, KO ढूंढो। डेट कितने हो गए 14% ना, 11.6%, कितने हैं डेट 20%, KE कितना है, KE 14%, 80%, 13 पॉइंट करते जाओगे ऐसी। ऑप्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में वैल्यू पुट करनी है। अब आंसर में आ जाओ आप, आंसर देखो, सबसे पहले वाला 13, अगले पेज पे अगले वाला 12.8, अगले वाला 13.52, उसके बाद 14.10, 14.80, 16.50, 18.80। तो यहाँ पे देखो KO सबसे कम कहाँ है, सबसे कम KO यहाँ है, इसके बाद ये और बढ़ता गया, 13.52 के बाद 14.10 हो गया KO, फिर क्या हो गया KO 14.80, फिर KO कितना हो गया, ये तो सोल्व कर ही लेंगे हम, 80। तो सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है KO अच्छा नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये, सबसे कम कहाँ है यहाँ भी, थोड़े कर्जे लो, कितने कर्जे 10%, सबसे ज़्यादा आंसर वहाँ आ रहा था, सेकंड ऑप्शन बेस्ट था, जहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सबसे कम आ रहा था। क्लियर, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट। इसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से, आपस में डेट और इक्विटी बदलते रहते हैं, आपस में डेट इक्विटी बदलते रहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, KO और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO और वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहते हैं सेम। इंटरनल आपस में क्या बदलते रहते हैं, डेट और इक्विटी, डेट बढ़ने से लगभग इक्विटी उतना ही गिरता है, कहता है बराबर आ जाता है काम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच देखना नोट्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, PBIT KO दिया होगा तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, अगर मैं PBIT दे दूं KO दे दूं तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है S प्लस B, एक चीज दे दे एक चीज गायब आ जाएगी, हाँ एक चीज दे देगा एक चीज गायब आ जाएगी, तो उसको यूज करके ये कह रहा है आप S और B आपस में बदलते रहेंगे, बदलेगा नहीं, KO PBIT सेम रहने से V वही रहेगा, बस डेट कम ज़्यादा होने से क्या बदलेगा, इक्विटी कम ज़्यादा होता रहेगा, इससे क्या है KE बदलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना कैसे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ना इररेलेवेंट थ्योरी है, इररेलेवेंट मींस वो कहती है जी कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से K और V पे फर्क नहीं पड़ता, बदलते हैं तो आपस में क्या S और B, बोरिंग और इक्विटी, और वो बदलने से KE बदलता है। KE पे क्या असर होगा आपको पता है, जैसे जैसे कर्जे बढ़ेंगे KE भी बढ़ता है। एक क्वेश्चन देखना इलस्ट्रेशन, इसमें क्या कहता है, पेज नंबर 4 कहता है एक कंपनी का PBIT कितना है, मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन देखते हैं, PBIT लिख देता हूं कितना है 80,000, और आपको 10% डेट कितने के दे रहा है, डेट दे रहा है 4 लाख के, और कह रहा है KO कितना है 12.5%, आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है V, और आप निकाल दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्या होता है KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये चीजें आपको सोल्व करने को कह रहा है, करें सोल्व, चलो
आप सबसे पहले तो इसमें ये देखो इस सारी कहानी में कि आपको केओ का फॉर्मूला क्या होता है, PBIT अपॉन में V। केओ मुझे पता है 12.5%, PBIT पता है 80, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म जिसको आप V लिखते हैं कितना, 80 बटा में 12.5%, कितना आ गया ये 640। अब आप मुझे बताओ, मुझे इक्विटी तक जाना है ना, कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि S प्लस वैल्यू ऑफ डेट, जिसे आप B लिख लो या D लिख लो। ओके, ये अगर 640 है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया कि नहीं आया, S आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ डेट तो मुझे दे रखा है कितना, 4 लाख, तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, S 240 आ गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी S क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी S का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे को पता है 240, मुझे के निकालना है ना, के निकालना है, बात यही है। और प्रॉफिट फॉर इक्विटी बना लो, क्या दिक्कत है, PBIT माइनस इंटरेस्ट करके बना लो, टैक्स तो लगा ही नहीं रहा, तो अब लगा लो ये 240, ये कई प्रॉफिट 80,000 माइनस डिवेंचर का ब्याज 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 4 लाख का 10% 40, तो ये सोल्व करो तो कई कितना आ जाएगा, 40,000 बटा में 2,40,000 इंटू 100 करो या ना करो, 16.66 आ गया क्या। तो आपको कई पूछता था 16.66, वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहा था तो वो 640 आ गया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल ली, वहां से कई बन गई, समझ आया। ये NOI अप्रोच क्या कहती है, NOI अप्रोच कहती है, ये भी डुरंड ने दी है खास बात, डुरंड नाम के आदमी ने, वो कहता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी आपस में बदलते रहते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म और केओ पे फर्क नहीं पड़ता। एक सिचुएशन लेके दिखा रहा है, सिचुएशन 1 नीचे, सिचुएशन 1 क्या लेके दिखा रहा है, ये कह रहा है नाउ एग्जामिन करो चेंज इन डेट इक्विटी। अगर डेट 2 लाख बढ़ जाए, सपोज डेट कितना बढ़ जाए, डेट इंक्रीज बाय ₹2 लाख, क्या हो जाएगा इससे, अपने कर्जे कितने हो जाएंगे, वो 10% वाले डेट 2 लाख बढ़ के 6 लाख के हो जाएंगे, कर्जे 6 लाख के हो जाएंगे, तो क्या हो गया, कर्जे 6 लाख हो गए। अपना फॉर्मूला तो केओ का क्या है, PBIT अपॉन V है, तो वो तो V भी PBIT वही है, केओ दे रखा है वो तो वही है, वो थोड़ी बदले, यानी V वही रहेगा, PBIT 80 और केओ कितना अपना 12.5, ये क्या आएगा, वही 640 आएगा ना। अब V इज इक्वल टू क्या है, S प्लस B, अगर ये 640 है, कर्जे बदल गए, कर्जे कितने हो गए अब 6 लाख, तो S कितना आ गया, सारा 40,000 आ गया। S का फॉर्मूला क्या होता है, PBIT अपॉन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के, ये S होता है, वैल्यू पुट करो 40,000 के, PBIT 80, इंटरेस्ट कितना हो गया, अब 60 हो गया, याद रखना इंटरेस्ट 6 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया 60, तो कई कितनी आ गई बोलो, 20,000 बटा में 40,000, कई कितनी आ गई 50। वो बताना चाहता है भैया ये तुम आपस में बदलो, डेट बदलने से इक्विटी डाउन, डेट बढ़ने से इक्विटी डाउन हुई, इतनी ज़्यादा होगी कि कई की रेट बढ़ के कितने % आ रही थी, कई 16.66 कहाँ पहुँच बैठी 50 पे, क्योंकि रिस्क बढ़ गया। इसी में थर्ड सिचुएशन देखना, सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, सेकंड सिचुएशन अगले वे पे कहता है कर्जे घट जाए तो क्या होगा, ये जो कर्जे है ना 10% वाले, पहले 4 लाख हैं, कहता है अगर ये कर्जे 2 लाख से घट जाए, इक्विटी इश्यू कर दें तो 2 लाख के रह गए, इससे क्या फर्क पड़ा, V इज इक्वल टू PBIT अपॉन V तो वही है जो दे रखा है पेपर में, KO, V इज इक्वल टू KO। अब देखो KO पता है, PBIT पता है, तो V तो वही आएगा 80,000 अपॉन में 12.5%, 6,40,000 V।
अब v इजिकल टू एस प्लस बी है, ये तो 640 वही है। हाँ, कर्जे बढ़ने से घटने से एस बदलेगा, बोरिंग कितनी रहेगी 2, तो एस कितना आ गया अपना 440 आ गया। एस का फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के ही ढूंढना है आपने, तो एस अपना 440, प्रॉफिट फॉर इक्विटी ढूंढो 80,000 में। अब कर्जे कितने रह गए 2 लाख का 10%, कितना ब्याज पड़ेगा 20, तो आप देखो के कितना आ जाएगा यहां से 13.63 या 64%। समझ आ गया? यानी ये अप्रोच कह रही है भैया वी और के नहीं बदलते, कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से यानी कर्जे बदलने से क्या बदलेगा एस। कर्जे बढ़ गए एस गिर गया, कर्जे घट गए, देखो कर्जे घट गए 4 से 2 रह गए, कर्जे घट गए, एस कितना हो गया, एस अपना बढ़ के कितना हो गया 440। यहाँ एस कितना था 240, वहाँ क्या हो गया 440। तो कर्जे बदलने से आपस में क्या बदलता है, डेट और इक्विटी बदलते हैं, जिससे के बदलती है। अब के देखो अच्छा इफेक्ट आया, कर्जे घटने से रिस्क कम हो गया ना, तो के जो पहले आ रही थी 16.66, कर्जे घटने से क्या आ गई 13.63, कर्जे बढ़ने से खतरा बढ़ता है तो के कितनी होगी 50%। के का सीधा लिंक किससे है, रिस्क परसेप्शन से। जैसे जैसे कर्जे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, क्योंकि खतरा बढ़ता है और बचत क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सही है, बोलोगे डाउट? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हो जाएगा। ये थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई नई सी थ्योरी है ये भी भाई। ये वही चीज़ें हैं, कर्जों का, इक्विटी का, प्रॉफिट पे इफेक्ट, अर्निंग पे इफेक्ट, के क्या है, ये सारे फॉर्मूले। थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में वो 3-4 क्वेश्चन हैं इसके, वी, के ओ, के डी, WACC वाले, वो पढ़ लेना, थोड़ा सा ये रिवाइज भी हो जाएगा।